पुराने समय की बात है। अरावली की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था सोनपुर। गांव के बाहर फैले खेतों में एक सुबह का दृश्य था। एक युवती मिट्टी में गोबर के उपले थाप रही थी। उस युवती का नाम था कमली। काम करते करते वो मुंह में सौंफ चबा रही थी और हल्की सी लोक धुन गुनगुना रही थी। उसके चेहरे पर थकान नहीं थी बल्कि आत्मविश्वास की चमक थी। उसी रास्ते से उस दिन राज्य का युवराज वीरभान सिंह गुजर रहा था, अपने घोड़े पर सवार होकर। वो स्वभाव से तेज, घमंडी और शरारती माना जाता था। जैसे ही उसकी नजर उस सुंदर लड़की पर पड़ी जो उपले थाप रही थी, उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान फैल गई। उसने घोड़े की लगाम खींची और पास आकर कहा, अरे सौंफ चबाने वाली खेत की रानी, ये बताओ इस गांव का नाम क्या है? कमली ने उसकी आंखों में आंखें डालकर बिना घबराए जवाब दिया, और तुम घोड़े पर इतराने वाले साहब, नाम जानने से पहले अकड़ उतारना सीखो। गांव का नाम है सोनपुर। उसकी निर्भीकता और तीखे शब्द सुनकर युवराज का चेहरा तमतमा उठा। उसे पहली बार किसी ने इस तरह पलटकर जवाब दिया था। घमंड से भरे स्वर में वो बोला, आज तुमने मेरी शान को चुनौती दी है। याद रखना, कल तुम्हारी किस्मत मेरी कहानी बनेगी। मैं तुमसे विवाह करूंगा और चौथे फेरे में तुम्हें बीच राह में छोड़ दूंगा। ना तुम पूरी दुल्हन बन सकोगी और ना ही कुंवारी रहोगी। इतना कहकर वो मुड़ने लगा, लेकिन कमली उसे यूं जाने देने वालों में से नहीं थी। उसने ऊंची आवाज में कहा, अरे ओ सुन, राजमहल के राजकुमार, अगर तेरे ही बेटे से तेरे घमंड की धूल न चटवाई और तुझे सबके सामने लज्जित न करवाया तो समझना कि मैं खेतों में पली चाटनी नहीं हूं। उसके शब्द तीर की तरह युवराज के दिल में चुभ गए। वो बिना कुछ कहे वहां से वापस चला गया। राजमहल लौटकर वीरभान का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। उसने भोजन करना छोड़ दिया था। उसके चेहरे से हंसी बिल्कुल गायब हो चुकी थी और वो अक्सर अकेले में खोया रहता था। राजा महाराजा उदयपाल सिंह और रानी देविका बेटे की हालत देखकर चिंतित हो उठे। रानी ने एक दिन राजा से कहा, स्वामी, नया खून है, शायद कोई ऐसी बात है जो वो हमसे नहीं कह पा रहा है। राजा ने कुछ सोचकर कहा, तो फिर उसके सबसे करीबी मित्र को बुलवाओ, शायद उसी के सामने उसका मन खुल जाए। अगले दिन ही युवराज के घनिष्ठ मित्र समरवीर को बुलाया गया। जब वो वीरभान के पास पहुंचा और प्यार से हालचाल पूछा तो युवराज का सब्र टूट गया। उसने खेत वाली लड़की से हुई पूरी घटना सुना दी और कहा कि उसने उसे कौन सी चुनौती भी दी है। आखिर भारी स्वर में वो बोला, मैं उसे चौथे फेरे में छोड़ने की धमकी दे आया हूं। अब ये चुनौती कैसे पूरी होगी? अपने मित्र की उदासी भरी बातें सुनकर समरवीर हंस पड़ा। उसने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे वीर, इतनी सी बात पर तू राजकुमार होकर उपवास पर बैठ गया। चिंता छोड़, इसका हल मैं खुद निकालता हूं। वीरभान ने संदेह से पूछा, पर मेरे पिता इस झमेले में क्यों पड़ेंगे? समरवीर मुस्कुराया और बोला, तू बस भरोसा रख। इतना कहकर वो सीधे महाराज उदयपाल के दरबार में पहुंच गया। उसने पूरी सच्चाई ना बताते हुए आधी बात रखी। महाराज, युवराज का मन पास के गांव की एक जमींदार की बेटी पर आ गया है। उसी उलझन में वो भोजन तक नहीं कर पा रहा है। राजा ये सुनकर हंस पड़ा, तो बस यही बात थी, कल ही रिश्ता भिजवा देते हैं। और अगले ही दिन राजपुरोहित को आदेश मिला कि वो गांव सोनपुर जाकर जमींदार धरन सिंह के घर युवराज का विवाह प्रस्ताव रखें। जब ये प्रस्ताव धरन सिंह के घर पहुंचा, पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। कहां राजमहल का राजकुमार और कहां हम जैसे साधारण लोग। धरन सिंह के मन में आशंकाओं से उसका मन भर चुका था। उसका दिल इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पा रहा था, लेकिन राजा के आदेश को ठुकराने की हिम्मत भी उसमें नहीं थी। आखिरकार भारी मन से उसने हाँ कर दी। जब यह खबर उसकी बेटी कमली तक पहुंची तो वो चुप रह गई। उसने पिता से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। उसे याद था वीरभान की आंखों में भरा घमंड,
और उसके शब्दों में छिपी हुई धमकी। नियत दिन पर राजमहल से बारात सोनपुर पहुंची। ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच विवाह की सारी रस्में पूरी हुई। पंडित मंत्र पढ़ने लगा और कमली को मंडप में बुलाया गया। 3 फेरे शांति से पूरे हो गए और चौथे फेरे की बारी आई ही थी कि अचानक वीरभान जमीन पर गिर पड़ा। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। समरवीर और अन्य साथी पहले से तैयार थे। उन्होंने शोर मचाया, युवराज को दौरा पड़ा है, जल्दी पालकी लाओ। हड़बड़ी में वीरभान को पालकी में लिटाया गया और पूरी बारात उसे लेकर लौट गई। मंडप सूना रह गया, लेकिन इस हंगामे के बीच किसी की नजर कमली पर नहीं पड़ी। उसने चुपचाप वीरभान की कमर से लटकती हुई कटार निकाल ली थी। बारात के जाते ही उसने उसी कटार को सामने रखकर पंडित से कहा, पंडित जी, फेरे पूरे करवाइए। और इस तरह अकेले ही उसने विवाह की रस्म पूरी कर ली। इसी तरह समय बीतता गया, लेकिन राजमहल से कोई उसे लेने नहीं आया। धरण सिंह के पास भी इतना साहस नहीं था कि वो राजा के दरबार में जाकर अपनी बेटी के साथ हुए इस अपमान की फरियाद करे। कमली दिन ब दिन चुप होती गई। उसके भीतर एक ही बात आग की तरह जलती रहती। उसने अपने मन में ठान लिया था, अब मेरी बारी है। एक दिन उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरा मन बहुत अशांत है। अगर आप अनुमति दें तो मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहती हूं। शायद वहां मुझे कुछ शांति मिल जाए। धरण सिंह ने सोचा कि यात्रा से उसकी बेटी का दुख कम हो सकता है। उसने खुशी खुशी उसे अनुमति दी और रास्ते के खर्च के लिए काफी धन भी दिया। और इसी तरह कमली अपने घर से निकल पड़ी। लेकिन यह यात्रा तीर्थ के लिए नहीं थी, ये बदले की राह थी। कमली का इरादा कभी तीर्थ जाने का था ही नहीं। उसका असली लक्ष्य था वीरभान से बदला लेना। अपनी बनाई योजना के अनुसार वो उसी राजधानी राजनगर पहुंच गई जहां महाराज उदयपाल का राज चलता था। पिता से मिले धन से उसने नगर की बाहरी बस्ती में एक सादा मगर साफ सुथरा घर लिया। अब वो खेतों की बेटी कमली नहीं थी, बल्कि खुद को गौरी नाम से ग्वालिन बताने लगी। सिर पर घूंघट, चेहरे पर मासूमियत और चाल में सरलता। उसने अपने रूप को इस तरह ढाल लिया कि कोई उसे पहचान ही न सके। उसने कुछ बढ़िया नस्ल की गाय खरीदी। रोज उन्हें हरा चारा ही नहीं, बल्कि किशमिश, बादाम और सूखे मेवे तक खिलाती। कुछ ही दिनों में गायों का दूध इतना गाढ़ा और मीठा हो गया कि नगर में उसकी चर्चा होने लगी। गौरी ने उसी दूध से दही जमाना शुरू किया और हर शाम सजे हुए चौराहे पर अपनी मटकी रखकर बैठ जाती। जो भी दाम पूछता वो शांत स्वर में कहती, 100 रुपए कटोरी। 100 रुपए। उस जमाने में 100 रुपए सुनते ही लोग चौंक जाते। एक दिन युवराज का मित्र समरवीर उधर से निकला। उसने भी दही का भाव पूछा और कीमत सुनकर सोचा कुछ खास ही होगा। उसने दही खरीदा और सीधे राजमहल जाकर वीरभान को चखा दिया। जैसे ही वीरभान ने पहला कौर मुंह में रखा, उसकी आंखें चमक उठीं। ऐसा स्वाद उसने पहले कभी जीवन में चखा ही नहीं था। उसने हैरानी से पूछा, ये कहां से लाए हो? समरवीर ने हंसते हुए कहा, नगर के चौराहे पर एक ग्वालिन बैठती है, उसी की दही है। वीरभान के मन में उत्सुकता जगी। जिसकी दही इतनी अनोखी है, वो खुद कैसी होगी? और अगले ही दिन वो खुद चौराहे पर जाकर पहुंच गया। गौरी मटकी के पास बैठी थी। जैसे ही वीरभान सामने आया, उसने नजरें झुका ली। वीरभान उसे पहचान नहीं सका, पर उसकी सादगी और सौंदर्य ने उसे मोहित कर लिया। इसी तरह दिन बीतते गए। दही के बहाने वीरभान रोज आने लगा। बातें होने लगी, हंसी बढ़ने लगी और धीरे धीरे दोनों के बीच एक अलग ही रिश्ता पनप गया। एक दिन गौरी ने उसे अपने घर आने का न्योता दे दिया। यही वो पल था जिसका वो इंतजार कर रही थी। कुछ महीनों के बाद गौरी के गर्भवती होने की खबर उसने वीरभान को दी। वीरभान घबरा गया, पर गौरी ने शांत स्वर में कहा, अब मुझे अपने गांव लौटना होगा। बहुत दिन हो गए, घर वालों को चिंता होगी। वीरभान ने रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। जाते जाते वीरभान ने अपनी सोने की अंगूठी उतारकर उसके हाथ में रख दी। जब भी इस राज्य में आओ, पहरेदारों को यह दिखाना, सीधे राजमहल पहुंच जाना।
अंगूठी लेकर गौरी वापस अपने गांव लौट आई। कुछ महीने बाद उसने एक तेजस्वी, मजबूत और चमकती आंखों वाले पुत्र को जन्म दिया। उसी दिन उसने अपने पिता को अपनी पूरी योजना बता दी। पिता अवाक रह गया, लेकिन बेटी के हौसले के आगे कुछ न कह सका। लड़का तेजी से बड़ा होने लगा। उसकी ताकत और चतुराई गांव में चर्चा का विषय बन चुकी थी। खेल कूद में वो अपने हम उम्र के बच्चों से कहीं आगे था। एक दिन खेलते खेलते उसने गांव के एक बालक को पकड़ लिया और हंसते हुए उसकी पीठ पर चढ़ गया। तू मेरा घोड़ा बनेगा? जिस बालक को उसने घोड़ा बनाया था, उसे आर्यन ने बुरी तरह पीट दिया। रोता हुआ वो लड़का जब अपने घर पहुंचा और सारी बात अपनी मां को बता दी, ये सुनते ही उस बच्चे की मां का खून खोल उठा। गुस्से से भरी हुई वो सीधे गौरी के घर जाकर पहुंची और तीखे शब्दों में बरस पड़ी। ना जाने किस कुल का बच्चा पाला है तूने? पूरे गांव के बच्चों की नाक में दम कर रखा है इसने। जब मन करता है मारता है, जब मन करता है पीट देता है। उसकी कड़वी बातें बाहर खड़े आर्यन ने सुन ली। उसके भीतर जैसे आग लग गई। औरत के जाते ही वो अपनी मां के सामने खड़ा हो गया। आंखों में गुस्सा और आवाज में कपकपी थी। मुझे मेरे पिता का नाम बता दो, नहीं तो मैं खुद को भी खत्म कर दूंगा और तुम्हें भी। मैं तुम्हें मां मानना भूल जाऊंगा। गौरी की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से बेटे के सिर को सहलाया और कहा, मैं तुझे सच बताऊंगी, लेकिन एक शर्त पर। आर्यन चौंक गया। कौन सी शर्त? गौरी ने दृढ़ स्वर में कहा, तू अपने पिता के घमंड का मुंह काला करेगा और उसे 7 जूते मारेगा। आर्यन अवाक रह गया। पर क्यों मां? तब गौरी ने उसे पूरी कहानी सुनाई। कैसे एक घमंडी युवराज ने उसे बीच विवाह में छोड़ दिया था। कैसे उसने ग्वालिन का वेश धारण कर उसी से फिर मुलाकात की और कैसे बदले की ये राह उसने चुनी थी। मां की बातें सुनकर आर्यन की आंखें झुक गईं। वो बोला, मां, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैं वादा करता हूं तुम्हारा अपमान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं अपने उस अहंकारी पिता को सिर्फ 7 नहीं 14 जूते मारूंगा। 7 तुम्हारे नाम के और 7 मेरे। इतना कहकर वो राजधानी की ओर चल पड़ा। उधर समय के साथ बहुत कुछ बदल चुका था। युवराज वीरभान अब राजा बन चुका था। उसके पिता महाराज उदयपाल का देहांत हो चुका था और पूरे राज्य की बागडोर अब उसी के हाथों में थी। जब आर्यन राजधानी राजनगर जाकर पहुंचा तो उसे पता चला कि उसका पिता अब इसी विशाल साम्राज्य का शासक है। पल भर को उसका दिल डगमगाया, लेकिन अगले ही क्षण उसने अपने मन को मजबूत कर लिया। चाहे वो राजा हो या साधारण इंसान, मेरा वचन नहीं बदलेगा। नगर को भली भांति देखने के बाद वो एक बूढ़ी माली औरत धापी बाई के घर जाकर ठहर गया। पहले तो धापी बाई ने उसे भगाना चाहा, लेकिन जब आर्यन ने उसे एक सोने का सिक्का दिखाया, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने खुशी खुशी उसे अपने घर में जगह दे दी। उसी रात आर्यन ने पूरे नगर में जगह जगह इश्तहार चिपका दिए। उन पर लिखा था, इस 1.5 चालाकों की नगरी में अब 2.5 चालाक आ गया है। जो ठगता है उसे अब कोई ठग नहीं सकता। सुबह होते ही पूरा शहर इन पर्चों की चर्चा से गूंज उठा। जब ये बात राजा वीरभान के कानों तक पहुंची तो उसका घमंड आहत हो गया। गुस्से में उसने ऐलान करवा दिया, जो भी इस 2.5 चालाक को पकड़कर मेरे सामने लाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। इनाम की खबर सुनते ही नगर का कोतवाल भैरवदास दरबार में जाकर पहुंचा। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, बस एक मौका दीजिए, मैं उस 2.5 चालाक को आपके चरणों में ला गिराऊंगा। राजा ने सिर हिलाकर अनुमति दे दी। उधर आर्यन यानी 2.5 चालाक ये खबर पहले ही धापीबाई से सुन चुका था कि कोतवाल उसे पकड़ने की तैयारी कर रहा है। शाम ढलते ही नगर का कोतवाल भैरवदास अपनी टुकड़ी के साथ गश्त पर निकल पड़ा। उधर आर्यन ने फिर से एक नया रूप रच लिया। इस बार वो झुर्रियों से भरे चेहरे और फटे पुराने कपड़ों वाली एक बूढ़ी अम्मा बनकर नगर के चौक में जाकर बैठ गया और चक्की से अनाज पीसने लगा। कुछ ही देर में कोतवाल उधर से निकला। बूढ़ी अम्मा को देखकर वो रुक गया और रोब से बोला, ए बुढ़िया, इस वक्त यहां क्या कर रही है? आर्यन ने कांपती आवाज में जवाब दिया, हुजूर, क्या बताऊं, इस नगर में वही 2.5 चालाक आया है। उसने अपने घोड़े के लिए दाना पिसवाने का काम मुझे सौंपा है।
बस उसी की प्रतीक्षा कर रही हूं। इतना सुनते ही कोतवाल की आंखें चमक उठीं। उसने तुरंत कहा, तू हट यहां से, कपड़े उतार और मुझे दे। आर्यन मुस्कान दबाते हुए अपने मैले वस्त्र कोतवाल को थमा गया और खुद उसके कपड़े पहनकर चुपचाप वहां से निकल गया। पूरी रात कोतवाल वहीं बैठा अनाज पीसता रहा, सोचता रहा कि अभी 2.5 चालाक आएगा और वो उसे पकड़ लेगा। सुबह हुई, लोग चौराहे से गुजरे तो ये देखकर हंस पड़े कि नगर का कोतवाल एक बूढ़ी अम्मा की तरह बैठा चक्की चला रहा है। किसी ने उंगली उठाई, किसी ने ठहाका लगाया। कोतवाल को जैसे ही अपनी हालत का एहसास हुआ, उसने चक्की फेंकी और सिर पकड़कर बैठ गया। अरे वही 2.5 चालाक तो मुझे ही 2.5 चाल बना गया। इतना सुनकर जब यह खबर राजा वीरभान तक पहुंची तो वो गुस्से से दांत पीसने लगा। उसका कोतवाल भी अब नगर के लिए हंसी का पात्र बन चुका था। इस घटना के बाद पूरे शहर में 2.5 चालाक का डर बैठ गया। कोई भी उसे पकड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शहर में आखिरकार राजा ने ऐलान करवा दिया, जो भी इस 2.5 चालाक को पकड़कर मेरे सामने लाएगा उसे आधा राज्य इनाम में दिया जाएगा। आधे राज्य की घोषणा सुनकर इस बार आगे आया नगर का फौजदार रणवीर मलिक। उसने छाती ठोक कर कहा, महाराज, अब तक उसका सामना मुझसे नहीं हुआ, कल सुबह वो आपके दरबार में होगा। राजा ने थके मन से सिर हिलाया और उसे भी शुभकामनाएं दे दी। उधर आर्यन यानी 2.5 चालाक ने फिर बूढ़ी मालिन धापी बाई से बातें छेड़ी। माई, अब की बार कौन मेरी खोज में निकला है? धापी बाई ने इधर उधर देखकर धीमी आवाज में कहा, बेटा, इस बार फौजदार रणवीर ने ठानी है कि तुझे पकड़कर राजा के सामने पेश करेगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए पूछा, उसके घर में कौन कौन है? मालिन बोली, बस 3 लोग, खुद फौजदार, उसकी पत्नी और उसकी बेटी। बेटी की शादी को 12 साल बीत गए, लेकिन उसका पति उसे लेने कभी नहीं आया। बेचारी आज भी मायके में बैठी है। इतना सुनते ही आर्यन की आंखें चमक उठीं। उसके दिमाग में एक नई चाल जन्म ले चुकी थी और अगले ही दिन वो ज्योतिषी का भेष बनाकर फौजदार के मोहल्ले में घूमने लगा। हाथ में छोटी सी पोथी और गले में मनकों की माला डालकर वो आवाज लगाने लगा, आओ भाग्य देखो, जो बिछड़ा है वो लौटेगा या नहीं, जो रूठा है वो मानेगा या नहीं, इस ज्योतिषी को सब खबर है। ये कहते हुए जब आर्यन 3-4 बार फौजदार रणवीर मलिक के घर के आगे से निकला तो आखिरकार रणवीर खुद बाहर आ गया। उसने ज्योतिषी का वेश धारण किए आर्यन को भीतर बुलाया और भारी मन से अपनी पीड़ा सुना दी। बाबा, मेरी बेटी की शादी को 12 साल बीत गए, मेरा दामाद उसे लेने कभी नहीं आया, मेरी छाती पर यह बोझ बन गया है। आर्यन ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोला, आपका भाग्य अब करवट लेने वाला है। आपका दामाद बहुत बड़ा व्यापारी बन चुका है और आज ही रात वो आपके द्वार पर आएगा। रणवीर की आंखें चमक उठीं। सच में बाबा, आज ही? आर्यन ने रहस्यमय अंदाज में कहा, हाँ, आज घर के हर कोने पर नजर रखना। फौजदार ने खुशी खुशी उसे इनाम दिया और सम्मान के साथ विदा कर दिया। उस रात रणवीर को नींद कहाँ आती। पूरे परिवार के साथ वो दरवाजे पर कान लगाए बैठा रहा। अंधेरा गहराते ही आर्यन ने व्यापारी का भेष धारण किया, सिर पर साफा, कंधे पर थैला और आवाज में अपनापन। वो फौजदार के घर के बाहर घूमते हुए बोलने लगा, कहीं यही मेरी शादी हुई थी? बरसों हो गए, आज रास्ता भटक गया। रणवीर तुरंत बाहर आया। उसने ध्यान से देखा, फिर भावुक होकर कहने लगा, अरे इतने सालों के बाद कैसे याद रहेगा? अंदर आओ जमाई जी। वो उसे आदर के साथ घर के भीतर ले गया, अच्छे भोजन का इंतजाम किया और ऊपर से चौबारे में आरामदायक बिस्तर भी लगवा दिया। मेहमान की सेवा करके रणवीर खुद 2.5 चालाक की तलाश में बाहर निकल पड़ा। आधी रात के सन्नाटे में आर्यन चुपचाप नीचे उतरा। फौजदार की बेटी गहरी नींद में थी। उसने धीरे से उसे जगाया और हाथ में चाकू दिखाकर फुसफुसाया, एक आवाज भी निकाली तो जान चली जाएगी। डरी हुई लड़की ने अपने गहने उतार दिए। आर्यन ने उसे खाट से बांध दिया और उसके मुंह में कपड़ा लगा दिया। जाते जाते वो धीमे स्वर में बोला, अपने पिता से कहना, तू जिसे बाहर ढूंढता फिर रहा था वही तेरा जमाई बनकर तेरा घर आया था।
घर में रखा हुआ धन लेकर वो अंधेरे में गायब हो चुका था। सुबह हुई तो हड़कंप मच गया। बेटी बंधी हुई मिली, घर लूट चुका था। रणवीर सिर पीट कर बैठ गया। मैं खुद ही 2.5 चालाक का शिकार बन गया। जब यह खबर राजा वीरभान तक पहुंची तो उसका धैर्य टूट चुका था। गुस्से में वो कहने लगा, कोई किसी काम का नहीं है, अब मैं खुद उस 2.5 चालाक को पकड़ूंगा। उधर आर्यन ने लूटा हुआ सारा धन बूढ़ी मालिन धापीबाई को सौंप दिया और मुस्कुरा कर पूछा, माई, अब बताओ इस बार मेरी खोज में कौन निकला है? धापीबाई ने आंखें फैलाकर कहा, बेटा, अब तो खुद महाराज वीरभान ही निकल पड़े हैं। यह सुनकर आर्यन के चेहरे पर एक ठंडी संतोष भरी हंसी फैल गई। तो आखिरकार वही दिन आ गया जिसका मुझे शुरू से इंतजार था। रात गहरी हो चुकी थी। राजा वीरभान ने नगर के चारों दरवाजे बंद करवा दिए। आखिरी फाटक पर उसने खुद पहरा संभाला और पास ही अपराधियों को जकड़ने वाला लकड़ी का काठ रखवा दिया। उधर आर्यन ने अपनी आखिरी चाल चली। इस बार वो अत्यंत सुंदर युवती का रूप धारण करके वहां से निकला। सिर पर घूंघट, हाथों में फूलों और दीपक से सजी पूजा की थाली और चाल में लज्जा का भाव। जब वो राजा के पास से निकली तो वीरभान की नजर उस पर टिक गई। उसने आवाज दी, रुको, इतनी रात को तुम कौन हो और कहां जा रही हो? युवती ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैं फौजदार की बेटी हूं महाराज। राजा ने हैरानी से पूछा, इस समय बाहर क्यों? युवती ने धीमे और दुखी स्वर में कहा, महाराज, कल रात वही कुख्यात 2.5 चालाक हमारे घर आया था। लूटपाट के साथ उसने मेरा सम्मान भी छीन लिया। अब मैं पास के भैरव मंदिर में अपने आप को फिर से पवित्र करने जा रही हूं। इतना सुनकर राजा का मन पसीज गया। उसने उसे जाने दिया। कुछ देर के बाद वही युवती लौट आई। उसने काठ की ओर इशारा करते हुए मासूमियत से पूछा, महाराज, ये क्या है? राजा बोला, ये अपराधियों को पकड़ने का यंत्र है। आज उसी 2.5 चालाक को इसमें कसूंगा। युवती ने उत्सुकता दिखाई, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। क्या आप मुझे दिखाएंगे कि इसमें अपराधी को कैसे बांधा जाता है? राजा हंस पड़ा, तुम्हें इसमें कैसे डालूं? तुम्हारे नाजुक हाथ पांव हैं, छिल जाएंगे। चलो, मैं खुद ही दिखा देता हूं। इतना कहकर उसने अपने हाथ और पैर काठ के छेदों में डाल दिए। बस यही पल था जिसका आर्यन को इंतजार था। उसने झट से काठ बंद किया और ताला जड़ दिया। राजा घबरा गया, अरे ये क्या कर रही हो? मुझे बाहर निकालो। युवती ने घूंघट उठाया, मैं तेरी बेटी नहीं हूं महाराज, मैं वही हूं जिसे तू 2.5 चालाक कहता फिरता है। राजा की आंखें फैल रहीं। आर्यन ने जेब से कालिक निकाली और राजा के चेहरे पर मल दी। फिर एक एक करके 7 जूते लगाए। ये मेरी मां के नाम से हैं। और उसके बाद फिर से 7 जूते मारे, और ये मेरे नाम के हैं। बदला पूरा करके वो अंधेरे में गायब हो गया। सुबह हुई तो नगर में हड़कंप मच चुका था। लोग राजा को काठ से बाहर निकाल लाए। उसका हाल देखकर सब दंग रह गए। लेकिन राजा के मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, उस लड़के ने क्यों कहा 7 मेरी मां के नाम और 7 मेरे नाम? अगले दिन राजा ने पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया कि 2.5 चालाक के सारे अपराध माफ हैं। वो दरबार में हाजिर हों, मैं उसे इनाम देना चाहता हूं। आर्यन दरबार में पहुंचा। राजा उसे देखकर अवाक रह गया। कुछ पल तक बस देखता ही रहा। फिर बोला, तू कौन है जो मेरे दिल पर इतना भारी पड़ गया है? आर्यन ने शांत स्वर में अपनी मां गौरी की पूरी कहानी सुना दी। खेत से लेकर मंडप तक, ग्वालिन के भेष से लेकर अंगूठी तक, और अपने जन्म तक हर सच बता दिया। अंत में उसने राजा के सामने वही अंगूठी रख दी जो राजा ने कभी उसकी मां को दी थी। वीरभान की आंखें भर आईं। वो अंगूठी पहचान चुका था। राजा ने तुरंत गौरी को सम्मान के साथ राजमहल बुलवाया। उसके सामने सिर झुकाकर कहने लगा, मैंने घमंड में जो किया उसका ये फल है, मुझे क्षमा कर दो। फिर उसने पूरे दरबार के सामने घोषणा की, आर्यन मेरा पुत्र है। आज से वही इस राज्य का युवराज होगा और गौरी मेरी महारानी है। ढोल नगाड़ों की गूंज में राजमहल गूंज उठा।
इस तरह एक साधारण जाटनी ने अपने साहस और बुद्धि से राजा का घमंड तोड़कर अपना वचन पूरा किया और उसका बेटा 2.5 चालाक युवराज बन गया उस राज्य का। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और हाँ, हाइप भी जरूर करना और चैनल देव भक्ति की शक्ति को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।